नमस्कार। अगर इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी चल रही है और सरकारी बजट और उसके घाटे जैसे टॉपिक्स को जल्दी से और अच्छे से समझना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इन थोड़े मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि सरकार का बजट हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? सुनने में ये शायद एक बड़ा सवाल लगे, लेकिन इसका जवाब हमारी जेब से लेकर हमारे घर तक हर जगह है। देखिए, हर साल जब बजट आता है तो सबकी नज़रें टीवी पर होती हैं, है ना? कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ या नहीं, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या महंगा। ये सब इसीलिए क्योंकि सरकार का हर फैसला सीधा हमारी जेब पर असर डालता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम 5 जरूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले, बजट जरूरी क्यों है। फिर बजट के बेसिक्स क्या हैं। इसके बाद वो 3 तरह के घाटे कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर सरकार इन घाटों की भरपाई कैसे करती है। और आखिर में सरकार बजट बनाती क्यों है, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ये सरकारी बजट आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में ये सरकार का एक सालाना प्लान है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे को जनता की भलाई के लिए कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो ये सरकार का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर, जो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसके लिए अनुमानित आमदनी और खर्चों का पूरा ब्यौरा होता है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि देश चलाने का पूरा रोड मैप है। ठीक है, अब आते हैं बजट की ABCD पर। देखिए, घाटे को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, जिसे हम रिसीट्स कहते हैं, और जाता कहाँ है, जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार की कमाई यानी रिसीट्स 2 तरह की होती हैं। पहली है रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियां। ये सरकार की रेगुलर इनकम है, जैसे टैक्स। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी की महीने की सैलरी। इससे सरकार पर कोई देनदारी नहीं बनती। दूसरी है कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां। इनसे सरकार पर देनदारी बनती है, जैसे किसी से लोन ले लिया। बिल्कुल इसी तरह सरकार के खर्च भी 2 तरह के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो रोजमर्रा के कामों पर होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। इनसे कोई लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से देश के लिए एसेट्स बनते हैं, जैसे नई स्कूल, हाईवे या अस्पताल बनाना। ये एक तरह से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 3 तरह के बजट घाटे। ये कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये तब होता है जब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे उसकी रोजमर्रा की कमाई से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब सरकार अपनी रेगुलर इनकम से अपना रेगुलर खर्चा भी नहीं निकाल पा रही है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। बस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दीजिए। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है। सोचिए, अगर किसी के महीने के खर्चे उसकी सैलरी से ज्यादा हो जाएं, तो जो स्थिति होगी वही सरकार के लिए राजस्व घाटा है। अब आता है दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट घाटा, जिसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। यह सरकार के टोटल खर्च और उसकी टोटल कमाई के बीच का अंतर है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, कमाई में उधार से आया पैसा नहीं गिना जाता। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर आता है वो ठीक ठीक हमें ये बताता है कि सरकार को उस साल अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कुल कितना उधार लेने की जरूरत है। इसीलिए इसे इकोनॉमी की हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। तो इसका निचोड़ ये है, जब भी फिस्कल डेफिसिट की बात हो तो दिमाग में बस एक चीज आनी चाहिए, ये सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, यानी कुल उधार की जरूरत। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। ये हमें बताता है कि अगर हम पुराने कर्जों पर जो ब्याज चुका रहे हैं उसे हटा दें, तो सिर्फ इस साल के नए खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को कितना उधार चाहिए। जैसा कि फॉर्मूले में साफ है, हम बस फिस्कल डेफिसिट में से पुराने कर्जों पर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसे घटा देते हैं। ये आंकड़ा ये देखने में बहुत मदद करता है कि सरकार करंटली कितनी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि ये पुराने कर्ज के बोझ को तस्वीर से अलग कर देता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि घाटा क्या होता है, तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस पैसे की कमी को पूरा कहाँ से करती है, इसके लिए पैसा आता कहाँ से है। मोटे तौर पर सरकार के पास 3 रास्ते हैं।
पहला, वो आम जनता या दूसरे देशों से उधार ले सकती है, जैसे बॉन्ड्स जारी करके। दूसरा, वो आरबीआई के पास रखे अपने पुराने कैश रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। और तीसरा, वो सीधा आरबीआई से ही उधार ले सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जब सरकार आम लोगों से उधार लेती है तो पैसा बस इकोनॉमी में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। मार्केट में टोटल पैसा उतना ही रहता है। लेकिन जब सरकार आरबीआई से उधार लेती है तो इसका मतलब होता है कि आरबीआई नए नोट छापकर सरकार को दे रहा है। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी पैसे की कुल मात्रा बढ़ जाती है, और जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो चीज़ों के दाम बढ़ने का यानी महंगाई का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आखिर में चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन सब तकनीकी बातों का बड़ा मकसद क्या है? मतलब सरकार अपने बजट से हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, सरकार का बजट सिर्फ एक हिसाब किताब का पेपर नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की कोशिश होती है, नौकरियां पैदा की जाती हैं और महंगाई को काबू में रखा जाता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, किसी भी देश के भविष्य के लिए इन सभी लक्ष्यों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तेजी से आर्थिक विकास करना या फिर समाज में असमानता को कम करना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।